अच्छा देखो, सबसे पहले हम लोग आते हैं एक बार अकाउंटिंग प्रोसेस को तुम लोगों को डिस्कस किया हुआ है, जस्ट पूछ ले रहे हैं। बहुत सारा थ्योरी ऐसा होता है ना जो हम लोग ऑलरेडी टॉपिक वाइज डिस्कस करके रखते हैं। तो अभी स्पेसिफिक थ्योरी में हम लोग मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले लेकिन स्पेसिफिक थ्योरी में मूव करने के पहले भी हम लोग ये समझने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस जो हम लोग को तनीषा बताइए। तनीषा बता दो अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, स्टेप्स होती है कुछ अकाउंटिंग प्रोसेस की, क्या होता है? ये पहले का एक तो तुम गायब भी कर दिया स्टेप्स, क्या? ठीक है फिर, बस बस चीटिंग कराओ, चीटिंग वाले को कहाँ पे होना चाहिए? चीटिंग सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में होना चाहिए। जब एग्जाम लेगा ना, जब हम एग्जाम लेगा उस समय चीटिंग करना, ठीक है ना राधिका? अच्छा चलो देखो, सबसे पहले स्टेप्स होती है दैट इज हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ये स्टेप्स में नहीं है, नॉर्मल है। पहले हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिफाई करेंगे भाई ये ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है। अब जैसे आइडेंटिफिकेशन में आ गया कि इवेंट है छोड़ दो, आया कि ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड करो। पहला स्टेप इज रिकॉर्डिंग। देन फिर रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल। देन फिर हम लोग काम मूव करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, दैट इज नोन एज द लेजर। लेजर के बाद हम लोग कहाँ मूव करते हैं, समराइजिंग। दैट इंक्लूड्स टू थिंग्स, वन इज द ट्रायल बैलेंस एंड सेकंड वन इज द फाइनल अकाउंट। एंड इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पोर्शन है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग इज द बेसिकली स्टेप्स ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन मूव कर जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्टेप्स क्या क्या होती है? एनालाइज करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं एंड कम्युनिकेट करते हैं। एंड कम्युनिकेशन किसको किया जाता है? यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यूजर्स कौन कौन होते हैं? इंटरनल यूजर्स कौन कौन होता है विद्या? कोई एक दो नाम तो बताओ। ऐसे ही तुम एग्जाम दे दिया, तुम बोला था एग्जाम में था। हाँ चलो, निष्ठा निष्ठा नहीं, प्रथम बताएगा। प्रथम बताओ इंटरनल यूजर्स। अरे इंटरनल यूजर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का आदमी हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, ओनर हो सकता है, सीनियर मैनेजर्स हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है। इंटरनल ऑडिटर को तुम बोल सकते हो। ऑडिटर ना बेसिकली अगर इंटरनल ऑडिटर होगा ना, ऑडिटर में दो होता है, इंटरनल ऑडिटर होता है, एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है। जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो एम्प्लॉय होता है, तो उसको पता रहेगा। और अपने आ जाओ नेक्स्ट पार्ट इज अब इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो सकता है? गवर्नमेंट, सप्लायर, डेटर। गुड। हाँ इन्वेस्टर भी, गुड गुड, ठीक है, याद है तुम लोगों को। अब हम लोग स्पेसिफिकली कुछ मूव ऑन कर रहे हैं। एक पार्ट और बता दो ना, सबसे पहले अपने क्लास में पूछे बताया था सब फील्ड्स दैट इज अ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन रुको, जिससे पूछे वो झा जी से, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। चलो दो तो सही बताया, तीसरा तुम बता। ये बोला फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तुम बता दो सब, और बोलो बताने के लिए हाथ उठाओ। कॉस्ट अकाउंटिंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ये मेनली ब्रांचेस होती है। इसके अलावा तुम लोग अलग अलग बुक में देखेगा ना, वो लोग दो चार बार अकाउंटिंग डाल देता है। हाँ वो डाल देता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, एक्चुअली में अकाउंटिंग इतनी ही होती है। अब अपने आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट इज हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं दिस वन, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये थ्योरी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले आ जाओ, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये तीन चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पेज नंबर 10 में है, ये स्टडी मैट में पेज नंबर 10 में अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एग्जाम में ना तुम लोगों से क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट नोट में पूछ ही लेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन याद है सर, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस, हम तो तीन नाम दे दिया। होता क्या है ये? देखो कंसेप्ट वर्ड से तुम लोग बहुत ज्यादा वाकिफ होगा। कंसेप्ट मतलब क्या होता है? हम लोग भी बोलते हैं ना थोड़ा सा कंसेप्ट ले लो, तो कंसेप्ट मतलब क्या हुआ? नॉलेज, ठीक है, चीजों को समझ लो। तो यहां पे अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? अजम्पशंस जिसके ऊपर अकाउंट्स टिका हुआ है, assumptions on the basis of which हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। मतलब हम लोग मान के चलते हैं। देखो एक चीज बताओ, हम तुमको बोला ये पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है, तो तुम तो मान लिया ना हाँ ये पर्सनल अकाउंट होते हैं, राइट ना।
तुम उसमें कुछ ऑब्जेक्ट किया क्या? नहीं सर, क्यों पर्सनल अकाउंट होते हैं? हम बोला नाम है इसलिए पर्सनल अकाउंट होते हैं, अज्यूम ही तो किए ना आपने। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो अजम्पशंस होता है। अजम्पशंस मतलब हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा होता है, राइट। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मान लो ऐसा करना है, मान लिए ना अपने। इनिशियल स्टेप्स तुमको मानना पड़ेगा। तो बेसिकली कंसेप्ट्स मतलब क्या हुआ? अजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड accounting concepts, and these concepts are subdivided into two parts. One part is क्या? रूल, प्रिंसिपल, मतलब रूल्स बना दिया गया, देखो ये ऐसे ही होगा, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एंड कन्वेंशंस क्या होता है? assumptions on the basis of which assumptions on the basis of which हम लोग क्या करते हैं? आजा आजा बैठ, अच्छा चलो देखो इसमें आओ। हम लोग क्या समझ रहे थे? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। कंसेप्ट क्या होता है? अजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, राइट। तो देख यहां पे लिखा हुआ क्या है, इसको भी पढ़ लो। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स डिफाइन द अजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी आर प्रिपेयर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सारे स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिलेट करते हैं उन सबको हम लोग बनाते हैं इसके बेसिस पे। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट यही होता है। बट अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स। वन इज अकाउंटिंग रूल्स, अनदर वन इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। दोनों में डिफरेंस क्या होता है पता है? जैसे बेसिकली क्या हुआ ना कि सपोज कर लो कि एक रूल बना, रूल जैसे सपोज कर लो, हाँ फॉर एग्जांपल तुम लोग स्कूल का ही लेते हैं। स्कूल का टाइमिंग तुम लोग का सपोज कर लो है कि भाई तुम लोगों को स्कूल में मॉर्निंग का ले रहे हैं। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे एंट्री लेना है सबको। 8 बजे से लेट करोगे तो क्लास में, स्कूल में अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये क्या है? रूल है। अब अगर सपोज कर ले एक बच्चा लेट किया, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। दो बच्चा लेट किया, नहीं अलाउ किया जाएगा। अगर सारे के सारे बच्चे मिलके प्लानिंग करके मैं हम लोग 8 बजे नहीं 8:30 बजे ही जाएंगे, बता रहे हैं होगा क्या ना? एक दिन वो लोग सबको हटा देगा, भेज देगा। फिर दूसरे दिन भी पेरेंट्स भी मिल गए, दूसरे दिन भी क्या होगा? 8:30 बजे ही जाएंगे। सब पेरेंट्स को कंप्लेन होगा, पेरेंट्स बोलेंगे कुछ नहीं कर सकते सर, बच्चे लोग हैं, वो लोग 8:30 बजे तक किया, ठीक है। और साथ साथ वो लोग क्या किया ना, सारे क्लासेस को 12th 11th 9 10 सबको इन्वॉल्व कर लिया बच्चा लोग। नहीं हम सुनना, हम बताना क्या चाह रहे हैं वो समझो। कन्वेंशन क्या होता है वो बताना चाह रहे हैं। सपोज करो यूनिटी है, सबको ही मान लिया तुम लोग का बात, सब 8:30 बजे जा रहे हैं, तो क्या होगा? रूल चेंज हो जाएगा। स्कूल रूल चेंज कर देगा, बोलेगा अब से स्कूल 8:30 बजे से स्टार्ट होगा। अरे होगा, सब ऐसा करेंगे तो मानना पड़ेगा। अरे मोदी जी चेंज कर देंगे रूल अगर पूरा इंडिया के लोग खड़े हो जाए तो। अच्छा ठीक है, छोड़ो, हमको अपने इसी को समझाने दो। देखो प्रिंसिपल्स मतलब हुआ रूल, रूल मतलब यू हैव टू फॉलो, हम बता दिया ऐसा ही होगा। और कन्वेंशंस मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द कस्टम, अकॉर्डिंग टू द यूसेज ऑफ ट्रेड, जो लोग फॉलो करते हैं उसको भी हम लोग रूल की तरह फॉलो करना चालू कर देते हैं। दैट इज नोन एज द कन्वेंशंस। समझ में आ रहा है? जो हम समझाना चाह रहा था उसको समझो। तुम लोग तो बस नहीं होगा नहीं ऐसा उसमें चला गया। हम ये समझाना चाह रहा था रूल क्या था, सुबह 8 बजे पहुंचना है। और तुम लोग उस रूल को क्या किया? ट्रेड, तुम लोग अपना एक्टिविटी क्या कर दिया, सारे के सारे बच्चे चेंज कर दिया एक्टिविटी और 8:30 बजे जाने लगे। तो अब क्या हुआ अल्टीमेटली? हाँ हमको पता है तुम लोग नहीं करेंगे, लेकिन कंसेप्ट समझो। अरे नहीं, अकेले में ट्राई करना, अकेले अलाउड नहीं होगा, सबको लेके जाना। और सुनो सुनो सुनो, डिस्क्लेमर, मेरे क्लास में ऐसा मत कर देना, एकदम मत करना। नहीं तो तुम्हारे अकेले के सोचने से तो कुछ होगा नहीं, तुमको सबको इन्वॉल्व करवाना पड़ेगा यूनिटी के साथ। और वो वीडियो डिस्प्ले, हाँ लेकिन अब तो सबको ही ना उससे मतलब हैबिचुएटेड हो चुका, डरेगा ना। अब क्या करना पड़ेगा ना, वो रिपीट टेलीकास्ट होना चाहिए क्लास के एक बच्चों को लेके। किसको लिया? अच्छा चलो, अब समझो। देखो हम लोग क्या समझे, अकाउंटिंग कंसेप्ट में असम्पशंस है जिसके बेसिस पे हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। एंड इसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, समझना। स्टडी मेट में ही करना है और कहीं कुछ लिखना नहीं है। एक पार्ट होता है प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एंड दूसरा पार्ट क्या होता है? अकाउंटिंग कन्वेंशंस। दूसरा पार्ट होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्रिंसिपल्स मतलब इन सिंपल वर्ड्स, यहां तो डेफिनेशन दिया है वो दिया हुआ है, हम सिंपली बताता है रूल्स टू फॉलो
फॉर अकाउंटिंग। अकाउंट्स करने के लिए हम जो रूल फॉलो करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट। और अंदर में जो डेफिनेशन दिया, अगर रटना चाहो, लर्न करना चाहो तो उसको लर्न करके लिख, अदरवाइज नॉर्मल सिंपल लेमन लैंग्वेज में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब होता है जो रूल हम फॉलो करेंगे अकाउंटिंग करने के लिए। अब बात करते हैं सर अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब होता है कि हम जो रूल फॉलो कर रहे हैं बाय यूजिंग कस्टम ऑफ ट्रेड। कस्टम ऑफ ट्रेड, क्योंकि बिजनेस की बात करें तो ट्रेड की बात करेंगे, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, अकाउंटिंग कन्वेंशंस इमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बेसिकली rules based on accounting practices, इनको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। मतलब इन सिंपल वर्ड ध्यान रखना, अभी तुम लोग समझे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होता है। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स मतलब क्या हुआ, बेसिकली अजम्पशन जिसके बेसिस पे अकाउंट्स टिका हुआ है। एंड इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एंड अनदर वन इज द अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिकली रूल्स हो गया भाई, रूल जिसके बेसिस पे अकाउंट्स बनता है। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या हो गया, ये भी रूल ही है, लेकिन ये रूल कोई बनाया नहीं है, ये एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली हम लोग फ्रेम कर दिए हैं। मतलब लोग, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट अलाउ कर देता, ठीक है सभी फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज नोन एज द कन्वेंशन, एज पर द कस्टम ऑफ ट्रेड ये अराइज होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बहुत सारे कंसेप्ट, तो हम लोग वन बाय वन सारे कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं, राइट। कुछ कुछ कंसेप्ट तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी तुम लोग समझा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पूछते हैं जो कंसेप्ट तुम लोग का समझा हुआ है, जैसे राघव बताएगा, राघव बता, एक कंसेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये क्या होता है। लेकिन अच्छा रुको रुको, अरे विद्या को बोलने दो, इतना एक्साइटेड होकर बोल रहे हैं। अच्छा रुको, निष्ठा को बोलने दो, बोलो। ओके। और तो ये जो बोला सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, वो सही बोला कि गलत बोला है। देखो बताते हैं, देखो बताते हैं, सुनो। हम लोग सबसे पहले आ रहे हैं एंटिटी कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट इज द एंटिटी कंसेप्ट। तो एंटिटी कंसेप्ट, हम लोग कंसेप्ट समझेंगे, कुछ कन्वेंशन समझेंगे। कंसेप्ट मतलब रूल्स ही है, ठीक है, हम लोग और कुछ नहीं बोले। कंसेप्ट का मतलब अकाउंटिंग रूल्स ही है। यहाँ पे जो कंसेप्ट वर्ड यूज किया गया ना, इसका मतलब अकाउंटिंग रूल्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और कुछ कन्वेंशन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और देखो एक चीज ध्यान रखना, रूल्स को फॉलो करना मैंडेटरी है, मतलब यू हैव टू फॉलो, तुम उसको छोड़ नहीं सकता है। कन्वेंशंस ऑल्टरनेट्स होते हैं, तुम उसको फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हो एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट मतलब क्या हुआ, बिजनेस की सेपरेट आइडेंटिटी होती है। एंटिटी कंसेप्ट का मतलब यू कैन से कि आइडेंटिटी। बिजनेस एंड ओनर दो अलग अलग पर्सन होते हैं, दोनों की अपनी आइडेंटिटी होती है, राइट। निष्ठा भी राइट बोली थी, तुम भी राइट बोला है, बट विद्या राइट नहीं बोली थी। और राघव पहले गलत बोला, थोड़ा सा सेपरेट लीगल एंटिटी का टॉपिंग डाला, लेकिन वो गलत है, बताता है कैसे गलत है। लीगल वर्ड गलत हो गया, हम बताते हैं, रुको। देखो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है ना, वो सिर्फ ये होता है, देखो बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट पर्संस। क्यों टू डिफरेंट पर्संस, क्योंकि अगर तुम दोनों को एक ही मान के चलेगा तो इन सच केस उसके घर की चीजों को भी रिकॉर्डिंग कर लोगे और ऑफिस की चीजों को भी रिकॉर्ड कर लोगे, बिजनेस के भी, तो प्रॉफिट या लॉस कैसे पता चलेगा। तो फॉर दैट पर्पस ओनली, फॉर अकाउंटिंग पर्पस ओनली, बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट पर्संस, एंड दैट इज नोन एज द एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, देखो बिजनेस एंटरप्राइज सेपरेट सेपरेट आइडेंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर, all the business transactions are recorded in the business books of accounts in keeping business affairs free from influences of the personal affairs of the owner। ये लर्निंग के लिए सही है। लेमन लैंग्वेज में क्या है, बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट पर्संस, लेकिन रिमेंबर दिस, दिस एंटिटी कंसेप्ट इज ओनली फॉर अकाउंटिंग, ओनली फॉर अकाउंटिंग। ध्यान रखना, ये सब स्टडी मैट में लिखते रहो, कुछ अलग से नहीं लिखना है। कंसेप्ट दिया हुआ है उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक लिखते रहो। अब क्वेश्चन ये आता है, सर ओनली फॉर अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ।
ओनली फॉर अकाउंटिंग का मतलब जस्ट फॉर द अकाउंट्स दोनों अलग है, अदरवाइज दोनों सेम है। तो अब यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है पता है? जैसे तुम लोग जो बोल रहा था, सेपरेट लीगल एंटिटी एक अलग कंसेप्ट है। तुम लोग को याद है हम लोग डिस्कस किए थे, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। सब कोई हाँ तो बोल रहा है, अब हम लोग पूछते हैं इससे क्या नाम है। प्रथम बताओ, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? अरे बताओ, तुम हाँ नहीं बोला था? अच्छा राघव हाँ बोला है, बोलो। अब थोड़ा इसको आगे और इलोबरेट कर। देखो सबसे पहले अपने आ जाते हैं प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। हाँ वही कंपनी मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्वेश्चन ये आता है, एक चीज समझना यहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो काजल है, ये क्या की ना, एक अपना बिजनेस स्टार्ट की, प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन है। अब हुआ क्या ना, सपोज करो जो बिजनेस स्टार्ट की ना, उसमें ये कुछ प्रोडक्ट जो बनाती थी, उसमें मतलब वो एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट था, अगर कुछ आग उग लग गया एकदम ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, नहीं बम नहीं, तुम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाता था जो काम लगता है। अरे गैस ऐसा भी ले ले, कुछ भी हो सकता है, तो बनाती थी। तो क्या हुआ ना, इसके फैक्ट्री में एक दिन अचानक से ब्लास्ट हो गया, और बगल में बिल्डिंग था, बगल में बिल्डिंग था, करीब करीब 200 लोग मर गए। हाँ एकदम एकदम तुम सही बोला। पुलिस आया, पुलिस आते पूछा ओनर कौन है, वो लोग बता दिया ये है। पुलिस सीधा गया, इसको घर से उठा के लेके चला गया। ये बोलती रह गई, अरे मेरे को तो राघव जी ने बोला था सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो हम अलग है, ओनर अलग है, हम ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, जाके मेरे जो बिजनेस है उसको पकड़िए। तो पुलिस, वो जो लेडी पुलिस थी, एक झापड़ लगाई, बोलिए हम कॉमर्स के स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, प्रोप्राइटरशिप में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। तुम भाई राघव जी का नाम मत लेते, तेरा नाम हटा दिया। और ये नहीं, यही तुम समझाना चाह रहे हैं, बिजनेस में सब जगह नहीं अप्लाई होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी अलग कंसेप्ट होता है, प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी, और हम पूछा था बिजनेस एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी पूछा ही नहीं था, अलग टर्म है। तो बेसिकली क्या हो ना, समझो ना, तो इसको पुलिस उठा के ले जाएगा, बोलेगा देखो तुम्हारा कोई लीगल एंटिटी अलग नहीं है, अकाउंट्स करने के लिए सिर्फ अलग किया गया था, दैट इज अ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी क्या हुआ, हम लोग सब कोई मिलके एक कंपनी फॉर्म की है, ठीक है, और कंपनी फॉर्म करके उसको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड करवा लिए। हम लोग सब कौन है? शेयर होल्डर्स है। अब शेयर होल्डर तो बहुत सारे हैं, तो अब कंपनी को चलाएगा कौन? तो कंपनी को चलाने के लिए हम लोग ड्राइवर अपॉइंट करते हैं, जैसे कार को चलाने के लिए ड्राइवर अपॉइंट करते हैं। तो कंपनी को चलाने के लिए हम लोग इसी में से 3 बच्चों को सेलेक्ट किए। हम लोग बोले आनंदी को सेलेक्ट करते हैं, निष्ठा को सेलेक्ट करते हैं, विद्या को सेलेक्ट करते हैं। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइवर। ड्राइवर मतलब डायरेक्टर्स, कंपनी के केस में उसको डायरेक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, डायरेक्टर्स अलग अलग डायरेक्टर्स है, अगर तीनों को मर्ज करके बोले तो इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। अब क्या हुआ ना, सेम सिचुएशन, कंपनी में हम लोग का जो प्रोडक्ट था, ऐसा प्रोडक्ट था जो ब्लास्ट हो सकता है, हो गया, आजू बाजू में 200 लोग मर गए। हम लोग भी बहुत जन आ गए थे, अरे आग लग गया, हम लोग का फैक्ट्री डिस्ट्रॉयड हो गई, क्योंकि पैसा तो हम लोग का भी लगा हुआ है, वी आर द इन्वेस्टर्स। तो अब पुलिस आया, पुलिस आके क्या किया, इसको राधिका को पकड़ने लगा, मेरे को पकड़ने लगा। तो हम लोग बोले किस लिए पकड़ रहे हो, जरा सा बुद्धि नहीं है क्या? हम लोग शेयर होल्डर है, हम लोग ओनर ओनर है, लेकिन हम लोग सेपरेट है, हमारी लीगल आइडेंटिटी है सेपरेट, हमको नहीं छू सकते हो। और राधिका तो समझदार थी, एक कंपनीज एक्ट का पूरा एक बेयर एक्ट लेके चली गई थी, खोल के दिखा दी, देखो हम लोग सेपरेट है, नहीं पकड़ सकते हो आप, सेपरेट लीगल एंटिटी है हमारी, जाके कंपनी को पकड़िए। अब कंपनी को कैसे पकड़े, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो तुरंत आनंदी दिख गई पुलिस को, इसको पकड़ेंगे, अरे ये तो डायरेक्टर है, ड्राइवर तो यही है, उठा लो इसको। और दूसरा ड्राइवर निष्ठा, तीसरा ड्राइवर विद्या। अरे ड्राइवर मतलब जो कंपनी को, ड्राइवर मतलब जो कार चलाता है। अच्छा ठीक, डायरेक्टर मतलब जो कंपनी को चलाता है। ठीक है, तो तीनों, इन तीनों को अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये तीनों कंपनी को चला रहे थे। जैसे कार चलाते समय अगर एक्सीडेंट होता है, पीछे जो ओनर बैठा है, ड्राइवर भी बैठा है, तो पुलिस किसको अरेस्ट करता है? ड्राइवर को, दैट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट। तो कंपनी के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी अप्लाई होता है, मतलब ओनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट पर्संस, लीगली डिफरेंट पर्संस, दैट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। बट नॉर्मली बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट तो हर जगह अप्लाई होता है। वो बोलता है ओनर एंड बिजनेस अलग पर्सन है, क्यों? अकाउंट्स बनाने के लिए, नहीं तो हम सारा उसका घर का खर्चा भी तो रिकॉर्ड कर देंगे।
तो ध्यान रखना, सेपरेट लीगल एंटिटी और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आर इंटायरली डिफरेंट टर्म्स, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बहुत सारा कंसेप्ट आज हम लोग को कंप्लीट करना है। मनी मेजरमेंट मतलब क्या हुआ, जिसका वैल्यूएशन हम लोग पैसों में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक स्टाफ है हमारे यहाँ, बहुत लॉयल है, बहुत ऑनेस्ट है, तो क्या करे, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है तुम लॉयल हो अच्छी बात है, बट उसको बुक्स में रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते हैं ना, उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जिस चीज को मॉनेटरी टर्म में वैल्यू कर सकेंगे उसी को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जो मॉनेटरी टर्म में मेजर होगा और हमारे बुक्स में अफेक्ट डालेगा, अब मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सकता है लेकिन बुक्स में अफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो क्या उसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे। ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहां से आया पता है, ट्रांजैक्शन और इवेंट वाला पार्ट से अराइज हुआ। मनी मेजरमेंट बोलता है जिस चीज को मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सकता है, जो हमारे बिजनेस के फाइनेंशियली अफेक्ट करेगा, हम सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेंगे और किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है ना। विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, कैन बी रिकॉर्डेड, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड कर सकते। क्लियर है, ये याद रहेगा। अभी हम पूछने वाले हैं सबसे, तो देखिए यहां पे अंदर का डेफिनेशन पढ़े क्या, तो तुम लोग अपने आप ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एक कंसेप्ट होता है, इसको समझना, ये अच्छा कंसेप्ट है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। ये भी बताया हुआ है ना वैसे, अच्छा ठीक है हम फिर से बताएंगे भाई। देखो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ये बोलता है, जैसे अभी सपोज कर लो तुम लोग, क्या जिंदगी भर पढ़ता रहेगा क्या, ऑफकोर्स नॉट। देखिए कितना जल्दी बोली, तेरा बिजनेस बोलता है कि तुम क्या जिंदगी भर बिजनेस करते रहोगे, बोलेगा ऑफकोर्स क्यों नहीं करेंगे, करते रहेंगे, हम लोग जिंदगी भर बिजनेस करते रहेंगे, लेकिन मेरे को पता तो चलना चाहिए, मोटिवेशन तो मिलना चाहिए। और मोटिवेशन क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये तो पता चले। अगर लॉस पे लॉस हो जा रहा है तो हम तो बंद कर देंगे बिजनेस, नॉट अलाउड। देखो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में हम क्या बता रहा था, हम लोग बिजनेस करेंगे, हमेशा करते रहेंगे, लेकिन बिजनेस करने के लिए मेरे को मोटिवेशन मिलना चाहिए। एंड मोटिवेशन क्या मिलना चाहिए भाई, प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट होता रहेगा तो हम क्या करेंगे, बिजनेस कंटिन्यू करते रहेंगे, और अगर लॉस होते रहेगा तो क्या करेंगे, बिजनेस बंद कर देंगे। तो मोटिवेशन तो मिलना चाहिए। तो हमारा अकाउंट्स तो एक फंडामेंटल अजम्पशंस डाल दिया था, जो हम लोग को सुहानी बताएगी, सुहानी बता दो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या थे, हम बहुत बार पूछता रहता था, नहीं पूछेगी तुमसे, अरे तुमको आता है इसलिए नहीं पूछे, अरे तुमको आता है इसलिए नहीं पूछेंगे, इससे पूछेंगे। गोइंग कंसर्न, अरे तुम लोग का एग्जाम खत्म हो गया वैसे, तो ये तो कुछ बताई, वैसे सही बताइए, तुम भी बता दे तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या क्या होता है। चीटिंग कर रहे तुम, वो कुछ है नहीं चीटिंग करने की, राघव। गोइंग कंसर्न, अक्रूअल एंड कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न का यहाँ पे रोल है। गोइंग कंसर्न को एक बार थोड़ा सा इलोबरेट करके डिस्कस करते हैं, तुम बताएगा क्या होता है ये गोइंग कंसर्न, तो क्या थोड़ा सा पता है, एग्जैक्टली नहीं पता, थोड़ा बहुत पता है, तो हम लोग ये पूछेंगे, बोलो। यस, गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस विल गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन, चलता रहेगा, तो चलता रहेगा तो मोटिवेशन कैसे मिलेगा, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो ड्यू टू दैट गोइंग कंसर्न हम लोग क्या करते थे, अकाउंट्स को छोटे छोटे रेगुलर 12 मंथ्स के पीरियड में इंटरवल्स पे डिवाइड कर देते हैं। और वो डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, हम लोग पूरे लाइफ ऑफ द बिजनेस को 12 मंथ्स के पीरियड में डिवाइड कर रहे हैं, एंड दैट डिवीजन करने की एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या होता है, टू फाइंड आउट द प्रॉफिट या लॉस, मतलब टू गेट द मोटिवेशन, एग्जाम में गेट टू गेट द मोटिवेशन वर्ड मत यूज, टू गेट द मोटिवेशन हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, लेकिन हमको गोइंग कंसर्न रिस्ट्रिक्ट कर देता है, बोलता है तुम बिजनेस करते रहो, तो हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे लाइफ को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। छोटा छोटा टुकड़ा तो कुछ भी हो सकता है, तो अकाउंट्स बोलता है 12 मंथ्स के रेगुलर इंटरवल में उसे डिवाइड कर दो, एंड एट द एंड ऑफ एवरी दैट 12 मंथ आप क्या करो, चेक कर लो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और उसी लिए तो समराइजिंग स्टेप बना हुआ है। और जब तुमको पता चल जाएगा प्रॉफिट हो रहा है खुश हो जाओ, और लॉस होगा तो दुखी हो जाओ।
बोलो इसमें। ओके रुको, हम लोग बताएंगे, तुम्हारा पॉइंट नोट कर लिए। नहीं नहीं, कंसिस्टेंसी अलग है। कंसिस्टेंसी मतलब होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि जैसे सपोज कर लो फॉर एग्जांपल, चलो बच्चा लेट आता है लेकिन तारीफ कर देता है। जैसे सपोज कर लो रिद्धि रेगुलर स्टूडेंट है क्लास में, देवांश इरेगुलर है स्टूडेंट क्लास में, तो इसका मतलब कंसिस्टेंट कौन है, कंटिन्यूटी के साथ कौन आता है क्लास में, रिद्धि, तारीफ किया तुम्हारा। और ये लड़का रेगुलर नहीं है, मतलब कंसिस्टेंट नहीं है, ये तेरे पीछे वाला रेगुलर क्लास भी नहीं आता है ना, वो अगला क्लास भी नहीं आएगा। क्या क्या क्या, थैंक यू। अच्छा सुनो, तो कंसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूटी होता है, रेगुलरिटी होता है, ये डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता। तो बेसिकली अपने कंसिस्टेंसी में नहीं जा रहे हैं हम लोग, अभी गोइंग कंसर्न में जा रहे हैं। गोइंग कंसर्न सिंस बिजनेस की लाइफ को डिफाइन नहीं करता है, तो अकाउंट बोलता है छोटे छोटे 12 मंथ्स के पीरियड में डिवाइड कर दो, एंड एट द एंड ऑफ एवरी 12 मंथ्स तुम ये पता लगाओ तुमने प्रॉफिट किया कि लॉस किया, मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट देखो, फाइनेंशियल पोजिशन देखो, एंड दैट इज नोन एज द पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, और कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आओ, ये बच्चा पूछ रहा था सर ओनर और सीईओ में क्या डिफरेंस होता है। ओनर मतलब क्या होता है, वो बिजनेस का मतलब मालिक होता है। सीईओ क्या होता है, एक एम्प्लॉय होता है। सीईओ मतलब, सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है निष्ठा बता तो। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हाँ ठीक है, अपर लेवल एम्प्लॉय होता है लेकिन रहता है एम्प्लॉय ही। सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अपर लेवल एम्प्लॉय होता है लेकिन होता एम्प्लॉय ही है। ठीक है। जैसे सपोज कर लो तुम बात करें कि एक डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय तो है, और मोदी जी क्या है, काइंड ऑफ बॉस है ना। बस वही डिफरेंस होता है। मालिक मतलब ओनर, और ओनर कुछ भी कर सकता है। ओनर बोलेगा हम अपना कंपनी बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। सीईओ बोल सकता है क्या कंपनी बंद कर रहे हैं, नहीं, वो एग्जीक्यूशन के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल है, बस दैट्स इट। वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता बॉस से भी ना पूछे, उसके नीचे रहता, ऑब्वियस सा बात है, डायरेक्टर्स के नीचे रहेगा। चलो नेक्स्ट आओ, यहां तक समझा हम लोग, अभी तक 3 कंसेप्ट समझे हैं, एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एंड पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, एक कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो नाम, ये जो कंसेप्ट है ना सारा नाम के बेसिस पे तुम समझ सकता है, कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है पता है, ध्यान रखना, कॉस्ट कंसेप्ट एसेट्स के कॉस्ट को रिलेट करता है। बोलता है जब भी तुम एसेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, उसकी वैल्यू चेक करोगे, तो किस बेसिस पे चेक करोगे, कॉस्ट के बेसिस पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस। हिस्टोरिकल कॉस्ट में अलग नाम सुना ना, हिस्टोरिकल कॉस्ट तो कुछ अलग नहीं होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ही होता है, उसको हिस्टोरिकल क्यों बोला जाता है पता है। ठीक है, एक नॉर्मल सा चीज समझना, लेमन लैंग्वेज में आते हैं, लेमन लैंग्वेज में आते हैं। सपोज कर ले तेरे पास मोबाइल है, मोबाइल कितने में खरीदा था, अंदाज कुछ भी बोल देना। कितना में खरीदा था, अरे कुछ भी अमाउंट बोल देंगे, 35। ठीक है, अगर हम कल तेरे से पूछेगा कि ये मोबाइल कितने में खरीदा था, 35,000, हम 15 दिन बाद पूछेगा तो भी, तो बता, अरे नहीं नहीं नहीं, ये जो परचेज की वो तो वही रहेगा ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो हम क्या समझाना चाह रहा हूं उसमें आओ, क्यों कॉस्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट बोला जाता है, क्योंकि वो हिस्ट्री में लॉक हो चुका रहता है। अब हमारे पास टाइम मशीन तो है नहीं कि हम बैक जाके उसको चेंज कर दे, समझ रहे ये चीज। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ही होता है, और कॉस्ट को हिस्टोरिकल हर जगह बोला जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी पेड होता है, फिर वो चेंज नहीं हो सकता है। दैट इज वाई दैट इज नोन एज द हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो ध्यान रखना, हिस्टोरिकल कॉस्ट, कॉस्ट एक्विजिशन कॉस्ट, परचेज कॉस्ट आर ऑल द सेम टर्म्स, कुछ अलग टर्म नहीं है। एंड कॉस्ट कंसेप्ट सिंपली सेज कि आप बुक्स में जब भी एसेट्स को रिकॉर्ड करो तो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना। ठीक है, ये चीज बोलता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लो आनंदी मेरे पास आई, मेरा सपोज कर लो मोबाइल से रिलेटेड शॉप्स है, ये मेरे पास आई और बोली सर मोबाइल लेना है, तो हम देखा अरे ये तो अच्छी स्टूडेंट है और ये महक का रेफरेंस लेके आई थी। तो हम जो मोबाइल था 30,000 का मोबाइल इसको 20,000 में दे दिया। मार्केट प्राइस 30,000 है, किसी से भी लेने जाएगा तो 30,000 में मिलेगा, हम इसको 20,000 में दे दिया। तो अब ये बिजनेस के लिए मोबाइल खरीदी थी, तो इसको किस प्राइस पे रिकॉर्ड करेगी, 20,000 पे।
जितना भी इसको मिला है, जितना ये पेमेंट की है, तो कॉस्ट इसके लिए 20,000 ही है ना, तो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। ये सोचे कि नहीं नहीं मार्केट प्राइस तो 30,000 है, तो मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, तो ऐसा नहीं हो, कंसेप्ट बोलता है तो गलत हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्या बोलता है, कॉस्ट कंसेप्ट से, नाम से, कॉस्ट वर्ड से रिलेट करना, इट सेज कि जब भी आप किसी एसेट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो इट शुड बी एट कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है, एक्विजिशन कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होगा। क्लियर ये चीज। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है, अंदर का डेफिनेशन है, सभी पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम हम जब देगा ना उसमें थ्योरी देने वाला है। हाँ, और अब तुम लोग को नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे एग्जाम है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अच्छा अभी पहले रियलाइजेशन वर्ड का मतलब समझते हैं। सपोज कर लो, अब जो है ना, कब राखी है, तो संडे राखी है। अच्छा आप सुनो सुनो सुनो, रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है, रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलता है किसी भी एसेट्स के प्रॉफिट या लॉस को तुम बुक्स में तभी रिकॉर्ड करना जब वो एक्चुअली में अराइज हो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल, अभी रिद्धि के पास जो मोबाइल फोन है कितने का है, 35,000 का है। अब बगल में सपोज करो निष्ठा इसको बोलती है, इसको बहुत अच्छा लग गया, बोलते हैं मेरे को बेच दे 40,000 में। बट बट रिद्धि बेची नहीं, लेकिन रिद्धि घर में जाके खुश हो गया, अरे वाह हम 5,000 कमा लिए। ऐसा हुआ क्या, नहीं ना। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट इसी बात को बोलता है, देखो तुम जब तक उस चीज को एक्चुअली में रियलाइज ना कर लो तब तक खुश मत होना। खुश मत होना मतलब बुक्स में रिकॉर्ड मत कर देना। क्लियर है। तो रिद्धि कब उसको रिकॉर्ड कर सकती है, अगर वो निष्ठा को बोलती है ठीक है ये ले मोबाइल 40,000 दे दे, और निष्ठा दे देती है 40,000, तब प्रॉफिट रियलाइज हो गया, अब रिकॉर्ड कर दो बुक्स। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट सेज कि जस्ट एडहोक बेसिस पे, अजम्पशंस बेसिस पे किसी भी चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। आप एसेट्स के प्रॉफिट या लॉस को तभी रियलाइज करना जब आप एक्चुअली में उसको सेल कर दो, अदरवाइज मत रिकॉर्ड। ठीक है, दिस इज द रियलाइजेशन वर्ड से जाओ ना, जब रियलाइज होगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, अपने मन से हवा पे उड़ी हुई बात पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है ये चीज। अब चलो नेक्स्ट आओ, एक बार जो हम समझाया उसको थोड़ा बहुत पूछ लेता है। तनिषा तुम बता, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं। भाई चीटिंग करके नहीं, अकाउंट्स बनाते हैं। ओके, अब तुम आ जा स्वानी, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को हम डिवाइड करते हैं क्या किसी पोर्शंस में। आओ हाँ बोला है तो, नहीं पता किसी को पास कर, जो तेरा दुश्मन है उसी को पास कर, जिससे लगता है थोड़ा सा उसको डांट खिलवाने का इच्छा हो तुम्हारा। नहीं, आदित्य बताओ, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को क्या किसी पार्ट्स में सब डिवाइड किया जाता है। क्या हो रहा आदित्य, तुम जरा सा भी पढ़ता लिखता नहीं है, क्या मतलब है ये सब। ये तो ऐसे ही जब मतलब एक्टिंग कर रहा है, एक्चुअल में नहीं डांट रहा। हाँ, हमको भी लगा तुम लोग डर रहा था, इसलिए हम वापस आ गया कि नहीं हम एक्टिंग कर रहे हैं। चीटिंग नहीं, हम बताए ना अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक क्या होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और दूसरा क्या होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। प्रिंसिपल्स मतलब जो एक्चुअल रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड है, और कन्वेंशंस मतलब क्या हुआ जो यूसेज ऑफ ट्रेड लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग उसको फॉलो कर देते हैं, जो तुम लोग 8 की जगह 8:30 बना दिया था स्कूल का टाइमिंग। हाँ देखो बॉस भी चेंज कर सकता है, अब हमको क्लास लेना है तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, हम 8:30 का 9 कर देते हैं। अच्छा सुनो, संडे वाला क्लास ना हम लोग 9 ही कर देते हैं, हम करता तो है हमेशा। नो नो नो, अरे नहीं कर सकता था, मेरा ना बीच में तुम लोग कहते क्लास थोड़ा सा टाइम भी गैप हो जाता है दूसरे क्लास में, लेकिन क्या ना एक स्टूडेंट है उसको, उसका कोई क्लास रहता है 10:15 या 10:30 बजे। नहीं नहीं ऐसे नहीं। अच्छा चलो, अब हम लोग झांसी से पूछेंगे, झांसी बताइए तो, ये पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या होता है, भाई बताने दो इसको। पेज नंबर 11, मैचिंग कंसेप्ट।
देखो मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है ना कि एक्सपेंसेस जो होंगे वो रेवेन्यू के साथ मैच करने चाहिए। मतलब क्या हुआ, एक्सपेंसेस जो आप बुक्स में दिखाओगे, तुम प्रॉफिट कैसे निकालता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। अब हम लोग सपोज कर लो एक बार कैलेंडर ईयर बात करें 2024, हम क्या कर रहे हैं, इनकम सारी दिखा रहे हैं 2024 की, और एक्सपेंडिचर जो दिखा रहे हैं 2024 का भी दिखा रहा है, 2025 का भी दिखा रहा है। कर सकते हैं क्या ऐसा? तो ये चीज हम लोग मालूम है, अकाउंट्स करते करते हम लोगों को ये चीज समझ में आ जाती है कि ऐसा नहीं कर सकते। बट क्या होता है ना, ये अकाउंट्स ऑलरेडी रूल्स बना के लिख के रखा है। वही मैचिंग कंसेप्ट है। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है, एक्सपेंसेस मस्ट बी मैच्ड विद द रेवेन्यू। मतलब जिस पीरियड का एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो उसी पीरियड की रेवेन्यू होगी, या जिस पीरियड का रेवेन्यू दिखा रहे हो उसी पीरियड का एक्सपेंडिचर होगा, ना उसके पहले का होना चाहिए ना उसके बाद का होना चाहिए। दैट इज द मैचिंग कंसेप्ट। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू पीरियड के साथ मैच करनी चाहिए। क्लियर है? अगर ये मैच नहीं करेगा तो तुम्हारा अकाउंट सही रिजल्ट नहीं दे। दैट इज मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट बोलता है मैच होना चाहिए। क्या मैच होना चाहिए, इनकम और एक्सपेंसेस मैच होना चाहिए, किसके साथ, तुम्हारे अकाउंटिंग पीरियड के साथ। तो यहाँ पे हम क्या किया, हम बोला इनकम हम 2024 का ले रहे हैं, मेरा अकाउंटिंग पीरियड 2024 है, हम एक्सपेंडिचर 2024 का भी ले रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इनकम कम दिखाएं। इनकम कम दिखाने से क्या होगा, मेरे को टैक्स कम देना पड़ेगा। तो हम क्या किया, 2024 का भी खर्चा दिखाया, और हम अज्यूम कर लिया 2025 में ये खर्चा होगा मेरा, उसको भी दिखा दिया। नहीं हो सकता ना। तो बस वही तो मैचिंग कंसेप्ट है। मैचिंग कंसेप्ट बोलता है कि एक्सपेंसेस इनकम मैच होना चाहिए किसके साथ, अकाउंटिंग पीरियड के साथ, और उस पीरियड से मैच होने से जो एक्सपेंसेस इनकम होगा उसी को दिखाएंगे, और उसी को दिखा के प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, तभी वो ट्रू एंड फेयर व्यू देगा। क्लियर है ये चीज? अगर इनकम एक्सपेंसेस तुम्हारे अकाउंटिंग पीरियड से मैच करेगा, देन ओनली इट विल गिव यू ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब सही पिक्चर देगा। तो इसीलिए पता है हम लोग अकाउंट्स करते समय, याद है तुम लोग लास्ट क्लास बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था, उसमें कैश बेसिस भी था। हाइब्रिड बेसिस तो फॉलो ही नहीं होगा। कैश बेसिस भी देखा जाए तो सही नहीं है, वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं देता है। ट्रू एंड फेयर पिक्चर कौन देता है, अक्रूअल बेसिस देता है। ठीक है, दिस इज द रीजन कि उसमें मैच होता है खर्चा। और ध्यान दो कैश बेसिस में क्या हो रहा है, हम आने वाले ईयर का भी पे कर देंगे, उसको भी ले लेंगे, पहले का किसी ईयर का पे कर रहा है उसको भी ले लेंगे, तो वो तो ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं देगा ना। बट मजबूरी है गवर्नमेंट का। तो कैश बेसिस पता है कहां से आया, अकाउंटिंग रूल से नहीं आया है। कहां से आया है, यहाँ पे अकाउंटिंग कन्वेंशन का एकदम बेस्ट एग्जांपल आ जाएगा। याद हम तुम लोग को बोला था, जैसे डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, वो लोग क्या करते हैं, कौन सा बेसिस फॉलो करते हैं अकाउंट्स के लिए, कैश बेसिस। अगर वो पर्सनल अपना काम कर रहे हैं तो, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन बना के रखे हैं तब तो ठीक है, वो लोग एक्रूअल बेसिस फॉलो कर लेंगे, अकाउंटेंट को हायर कर लेंगे। लेकिन अगर वो सिंगल बंदा है, डॉक्टर एक पर्सनल चैम्बर चलाता है, तो उस समय वो क्या करेगा, अकाउंट्स तो उसको भी बनाना है। वो 30,000 रुपया देके एक अकाउंटेंट को तो हायर नहीं करेगा, तो उस समय वो क्या करेगा, कैश बेसिस फॉलो कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कन्वेंशंस अकॉर्डिंग टू द यूसेज ऑफ ट्रेड, लोग डॉक्टर्स लोग लॉयर्स लोग ऐसा फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड दैट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंट। तो मैचिंग कंसेप्ट समझ में आ गया? तो अवनी बताएगी, अवनी बताओ मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है। अकाउंटिंग पीरियड से मैच होना चाहिए, मतलब एक्सपेंसेस इनकम सेम अकाउंटिंग पीरियड का होना चाहिए। दैट इज द बेसिकली सिंपल लेमन लैंग्वेज ऑफ द मैचिंग कंसेप्ट। अपने बोल सकते हैं एक्सपेंसेस एंड इनकम मस्ट बी ऑफ सेम अकाउंटिंग पीरियड। एक्सपेंसेस एंड इनकम मस्ट बी ऑफ सेम अकाउंटिंग पीरियड, सेम अकाउंटिंग पीरियड का होना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल रिजल्ट। तो दिस इज बेसिकली मैचिंग कंसेप्ट। अब एक कंसेप्ट जो हम लोग को दिख रहा है, वो कंसेप्ट तो सबको पता हो, तो हम लोग डिस्कस ही नहीं करें ना। ठीक है, हम लोग लेकिन एक बच्चे से पूछ तो लेते हैं। किसे पूछो, प्रथम तुम बताओ डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है। तो ये अभी राधिका बोली मत पूछिए किसे, फिर भी हम तुमसे पूछ लिया क्योंकि हमको दिख गया था क्वेश्चन मार्क है, उसको पता है। सही ना, पक्का छोड़ दें। ये हम लोग पूछेंगे नीतीश से। नीतीश बताओ, अरे तुम लोग इसमें तो हो, तो हम लोग नीतीश से पूछेंगे। नीतीश तुम बता डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बस।
इतना सिंपल था। हर ट्रांजैक्शंस को हम लोग दो एस्पेक्ट से कंसीडर करते हैं, वन इज द डेबिट, अनदर वन इज द क्रेडिट। तो बेसिकली क्या हुआ, इसी कंसेप्ट को बोला जाता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, और ये कोर कंसेप्ट है डबल एंट्री सिस्टम का। मतलब इसके बिना डबल एंट्री सिस्टम का अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, ये सब कहानी बना बना के तुम लोग लिख सकता है थोड़ा थोड़ा कि दिस इज द कोर कंसेप्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, इसके बिना डबल एंट्री सिस्टम है ही नहीं। तू ये सब तो सही बोल रहा है, कुछ गलत थोड़ी बोल रहा है, बस टू द पॉइंट लिखो। अच्छा नेक्स्ट आओ, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन कर रहे हैं, दैट इज ये जो दो पार्ट तुमको दिख रहे हैं ना, बगल में लिख लेना, ये कंसेप्ट्स नहीं है, ये सब कन्वेंशंस है। कन्वेंशंस है। कन्वेंशंस मतलब हम लोग इसको नहीं फॉलो करें तो भी चलेगा, नहीं फॉलो करें तो भी चलेगा। तो देख, सबसे पहले अपने आते हैं मेटीरियलिटी को समझते हैं। मेटीरियलिटी मतलब क्या होता है पता है? मेटीरियलिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि हम लोगों को बुक्स में सिर्फ उन्हीं उन्हीं चीजों को दिखाना चाहिए जो मटेरियल इफेक्ट डालता है बुक्स में। ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जांपल तुम लोग के सामने रखता है मटेरियल इफेक्ट का। सपोज कर ले ये हम कैलकुलेटर खरीदा, ठीक है, 500 रुपया में। अब ये जो कैलकुलेटर है, इसको इसका लाइफ क्या होगा, मतलब मोर देन 1 ईयर होगा। ठीक है, और तो इसको मेरे को क्या बोलना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इसको मेरे को कहां दिखाना चाहिए, बैलेंस शीट में, फिक्स एसेट्स में। बट जनरली ऐसा नहीं दिखाया जाता, इसको हम लोग एक्सपेंडिचर में दिखा देते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। क्यों? क्योंकि इसका मटेरियल इफेक्ट नहीं है। 200-400-500 रुपया का फिक्स एसेट्स क्या दिखाएं हम लोग, तो अकाउंट्स बोलता है, कन्वेंशंस बोलता है। ध्यान रखना, यूसेज ऑफ प्रैक्टिस, लोग प्रैक्टिस में ऐसा करना चालू कर दिए, अरे भाई छोटा सा चीज है कैलकुलेटर, उसको क्या फिक्स एसेट्स में दिखाएंगे, तो नहीं दिखाना चाहिए। तो क्या हुआ, सपोज कर ले प्रथम भी ये फॉलो करना चालू कर दिया, सुहानी भी ऐसा फॉलो करना चालू कर दी, राधिका बोलती है नहीं सर, अब क्या है, अब ये 500 रुपया का है तो क्या हुआ है, तो मेरा फिक्स एसेट्स ही, तो हम इसको बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाएंगे। तो क्या दिखा सकती है? देखो हम याद है हम क्या बोला था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना मैंडेटरी है, कन्वेंशंस को फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। कन्वेंशंस क्या हुआ, आउट ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अराइज हुआ है, तो ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस है उसका। तो ये बोले नहीं, ये है तो फिक्स एसेट्स ही, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा बोलता है, हम इसको बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स में दिखाएंगे, तो सी कैन। और प्रथम बोलता नहीं दिखाएंगे, तो वो भी राइट है, क्योंकि लोग ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक अकाउंट जो तुम लोग सीख रहे हैं ना, वो जस्ट पढ़ने के लिए नहीं है, अब इसको तुम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेगा। जब प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेगा ना, तो फिर तुम क्या करेगा ना, इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी देगा, वो चेक करेगा तुम प्रॉफिट और लॉस निकाले हो, बैलेंस शीट बनाए हो, सही बनाए हो क्या। तो अब इन सच केस क्या हुआ, ये उसको एसेट्स में दिखाई, तो ठीक है, राइट है, वो लोग देखेगा ये भी राइट है। प्रथम नहीं दिखाया, एक्सपेंडिचर में दिखाया, वो भी राइट है। क्यों? क्योंकि ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस का पार्ट हो जाता है। मेटेरियलिटी, अगर बुक्स में उसका बहुत ज्यादा मेटेरियल इफेक्ट नहीं है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो बेसिकली एसेट्स के प्लेसमेंट से। ठीक है, और दूसरा क्या होता है पता है, बहुत सारे खर्चे, जैसे हमारे एक्सपेंडिचर्स है, छोटे छोटे से एक्सपेंडिचर है, तो हम लोग क्या करते हैं, बुक्स में उनको अलग से नहीं दिखाते हैं। डेली चाय पानी का खर्चा होता है, तो इन सच केस क्या उसको अलग से एक्सपेंडिचर्स बोल के दिखाया जाए, तो हम लोग क्या करते हैं ना, उनको अलग से मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से एक साथ डाल के दिखा देते हैं। दैट इज ऑल्सो मटेरियल इफेक्ट। मेटेरियलिटी, अगर उसका बहुत ज्यादा मटेरियल इफेक्ट नहीं है, तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप उसको क्या करो, एक साथ कहीं पे दिखा दो, अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हो। दैट इज द मटेरियलिटी। एंड कंजर्वेटिज्म क्या होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के रखना। तुम लोग फर्दर जहां भी अकाउंट से सब करते रहोगे ना, बहुत जगह काम लगेगा अपना। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म मतलब क्या होता पता है, कंजर्वेटिव सोच का मतलब पता है, डर लगता है। कंजर्वेटिव मतलब थोड़ा डरपोक टाइप के लोग रहते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेटिव सोच रखता है मतलब थोड़ा सा डरता है, वो लोग के लिए उसके बेसिस पे कंजर्वेटिज्म आया हुआ है। तो कंजर्वेटिज्म मतलब क्या हुआ, तुमको डर लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज कर ले आनंदी अभी जा रही थी, तो एक जन इसको बोला देखो देखो तुम इस रास्ते से मत जाओ, यहाँ रास्ता पूरा टूटा उटा है, तो तुम गिर जाएगा। तो आनंदी बोले क्या हो गया, गिर जाएंगे तो हम देख लेंगे अपना, आपको क्या मतलब है। और वहां से गई, टूटा फूटा था लेकिन आराम से निकल गई। और सपोज करो आदित्य गया आदित्य गिर गया, तो वो तो बस ठीक है, ये नहीं गिरी, लेकिन ये क्या बहादुर बन के चली गई।
तो किस्मत नहीं है, एकदम आराम से बच के देख के सोच के निकली, ठीक है। तो बेसिकली कंजर्वेटिव मतलब क्या हुआ, अब सपोज कर लो उसके बाद क्या हुआ ना, काजल को बताया गया, तो काजल बोलती है एक काम करते हैं, हम तो इस रास्ते से कभी नहीं जाएंगे। अच्छा सुनो ना भाई, हम एग्जांपल में ले रहे हैं, तुम लोग तो सब अपने अपने एकदम ओरिजिनल सीन में चला जाता है, तुम लोग उस पर्टिकुलर सीन में रहो। तो काजल बोलती है हम तो इस रास्ते से कभी नहीं जाएंगे, तो दैट इज कंजर्वेटिव अप्रोच। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को समझ में आता है कि मेरे को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो हम रास्ते को चूज ही नहीं। अभी हम नॉर्मल लेफ्ट लाइफ का बता रहा है, अभी हम लोग अकाउंट्स में आएंगे, रुक जा, अब अकाउंट्स में नहीं आया अभी हम। अब क्या हुआ, अगर सपोज कर लो, बोला गया कि देखो इस रास्ते से जाओगे ना तो बीच में ना कुछ सेंटा क्लॉज आ रहा है, 25 दिसंबर के पहले ही बीच में आ गया, और जो भी मिल रहा है उसको अच्छा अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, उस रास्ते से बचने का सोचेंगे क्या, तभी को चला जाएगा। तो बेसिकली देख, कंजर्वेटिज्म अप्रोच ये इसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म भी बोला जाता है। और ये क्या बोलता है कि आपको अगर लगता है कि लॉस हो सकता है फ्यूचर, तो उसको बुक्स में पहले से रिकॉर्ड। हाँ अकाउंट्स ऐसा बोलता है। अब जो तुम बोला ना ये क्या बात हुआ, तो ये तो कन्वेंशन है ना, मत फॉलो कर। हाँ नहीं हुआ तो बाद में उसको रिवर्स कर देंगे। देखो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोल, और ये तो क्या कर सकते, तेरे को ना अभी ऑप्शन नहीं, अकाउंट्स पढ़ रहे ना, तो सब चीज समझ के चलना पड़ेगा। नहीं वही तो सुन, तो पहले पूरा बात, ये बोलता है तुमको कंजर्वेटिव अप्रोच रखे हो ना, तो कंजर्वेटिव अप्रोच मतलब तुमको लॉस से डर लगेगा, प्रॉफिट से डर लगता है क्या, बता बेसिकली क्या हुआ, सबसे पहला बात, तुम आज 2024 में है, तुमको लग रहा है 2025 का अकाउंटिंग करने जा रहा है, तो तुमको लग रहा है कि मेरे को 2025 में ना ये जो डेटर है ना, वो मेरे को हो सकता है पैसा नहीं देगा, 2 लाख रुपया भाग जाएगा, तो 2 लाख का नुकसान हो सकता है, एक्सपेक्टेड हो गया, पता चल गया तुमको। तो तुम यहां अकाउंट्स क्या बोलता है ना, आनंदी बोले ठीक है जब देखा जाएगा, नहीं देखा तब देखेंगे, अभी क्यों रिकॉर्ड करें, ये रिकॉर्ड नहीं करेगी, क्योंकि कन्वेंशन है ना, नहीं रिकॉर्ड करो कोई दिक्कत नहीं है, जब होगा तब दिखा देना, बैड डेट दिखा देंगे उस समय। लेकिन काजल बोलती है ना ना मेरे को तो नुकसान हो जाएगा, डर लगता है भाई मेरे को तो लॉस है, हम अभी रिकॉर्ड कर देते, तो अकाउंट्स बोलता है रिकॉर्ड कर दे, तो रिकॉर्ड करेंगे तो ये एक्चुअल बैड डेट तो हुआ नहीं है, तो इसको ये तो सोच रही है ना, तो अकाउंट सोच वाले पार्ट को प्रोविजन नाम देता है। अकाउंट्स बोलता है सोच के फ्यूचर के एक्सपेंडिचर को तुम पहले रिकॉर्ड कर दोगे, तो उसको प्रोविजन बोला जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ, इन द नेम ऑफ प्रोविजन हम लोग बुक्स में चीजों को रिकॉर्ड कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। लेकिन सिर्फ लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है। अब सपोज कर लो तुम लोग को पता चला प्रॉफिट होने वाला है, मेरे को डेटर्स बहुत सारा ऑर्डर देने वाला है, मेरे को ये इनकम मिल सकती है, ये जो मेरा शेयर्स खरीदा हुआ उसमें बहुत सारा मेरे को डिविडेंड मिल जाएगा, तो क्या इन सबको रिकॉर्ड करें, तो अच्छी चीज है, जब होगा तब देखा जाएगा, डरने का बात है क्या। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म सेज कि इफ देयर इज एन एक्सपेक्टेड लॉस, रिकॉर्ड इट इन द बुक्स इन द नेम ऑफ प्रोविजन। If there is any expected loss, record it in the books in the name of provision in advance, पहले से रिकॉर्ड कर दो। बट इफ देर इज an anticipated gain हो तो मत रिकॉर्ड करो, बट इनकम शुड नॉट बी एंटिसिपेटेड, दिस इज द ओनली कंसेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। अगेन लेकिन ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन का मतलब क्या हुआ कि आप अगर इसको छोड़ भी दोगे तो चलेगा, लेकिन सम्स करते समय एकेडमिकली छोड़ नहीं सकते हो, अगर छोड़ दोगे तो मार्क्स कट हो जाए, ये ध्यान रखना, इसको फॉलो करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम लगेगा। इसमें जो कहानी लिखा है हम लोग छोटा सा एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में लिख ले रहे हैं, एक्सपेक्टेड लॉसेस should be recorded in books in advance in the name of provision। इन द नेम ऑफ प्रोविजंस हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड लॉसेस को बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे इन द नेम ऑफ प्रोविजंस, बट इनकम शुड नॉट बी एंटिसिपेटेड, ये ध्यान रखना, बट इनकम्स शुड नॉट बी एंटिसिपेटेड। इनकम को एंटिसिपेट मत करना, मतलब इनकम्स को पहले से रिकॉर्ड मत कर देना,
इनकम जब होगा तभी रिकॉर्ड करेंगे, बट एक्सपेंडिचर्स को, एक्सपेक्टेड लॉसेस को हम लोग पहले से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है करना है, कर सकते हैं। और करेंगे तो किस नाम से करेंगे? बैड डेट थोड़ी हुआ है जो बैड डेट के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट के नाम से। ठीक है, कि मेरे को उससे क्या होगा, जैसे अभी आदित्य क्वेश्चन क्या पता कैसे चलेगा, जब हम देखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट तो मेरे को क्या पता चलेगा, मेरे को पता चलेगा ये पर्सन थोड़ा डरता है लॉस से, इसलिए पहले से रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इन द नेम ऑफ प्रोविजंस। बस इतना आज के लिए काफी है। लेकिन एक पार्ट और देखो, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, ये तो आता है ना सबको, बट सारा पढ़ के रखना, नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास कल, ये तुम लोग का तो नॉर्मल क्लास चलेगा।